नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और इस वीडियो में हम डीएलएड सब्जेक्ट का जो प्रथम पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र, अगर आप चतुर्थ सेमेस्टर में हैं तो आपके लिए प्रथम प्रश्न पत्र अति आवश्यक है। और इसमें हम आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पाठन, लेखन क्षमता का विकास, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, और कोशिश करेंगे कि आपका एक ही वीडियो में सारा पूरा पेपर कवर हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं ये मैराथन सीरीज एक टाइप की। अब यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, वो है स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन नहीं है, और इसमें आपके जो ऑप्शंस हैं वो आपका पहला ऑप्शन है पा, और दूसरा है का, और तीसरा है च और या। पा, का, च, या, इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है या जितने हैं आपका जो एक या हो गया, रा हो गया, ला और वा, ये जो है ये आपके पूरे स्पर्श व्यंजन है। क्वेश्चन आपका 2 है पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान है, इसमें आपके जो ऑप्शंस हैं वो है कंठ, मूर्धा, तालु, ओष्ठ। तो कंठ, मूर्धा, तालु, ओष्ठ में जो पा वर्ग है वो जो है वो मूर्धा से है। जी, आप मूर्धा से इसका उच्चारण करते हैं, तालु, कंठ और ओष्ठ से नहीं करते हैं। क्वेश्चन आपका 3 है आ वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है। तो आ वर्ण जो बना हुआ है उसके लिए आपके 4 ऑप्शंस हैं ग प्लस या, गा प्लस या, और ज प्लस या, और ज प्लस या। तो आपको जो राइट ऑप्शन है वो है सा। जी, आधा जो जा है ज प्लस या, इससे मिल करके बना होता है आ वर्ण। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है वो है अ और अह वर्ण कहलाते हैं, अ और अह वर्ण कहलाते हैं। यहाँ पर आपके दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं केवल स्वर, और बी ऑप्शन आपका है केवल व्यंजन, और सा ऑप्शन है उच्छिष्ट, और दा है अयोग वाह। तो इसमें जो अ और अह वर्ण है ये कहलाते हैं अयोग वाह। ये दोनों जो वर्ण हैं अ, अंग और अह, ये दोनों अयोग वाह वर्ण है। तो आपका जो दा है ऑप्शन वो सही हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन 5 है साइलेंट, जिसका मतलब होता है मूक या मौन वर्णों का प्रयोग होता है। आपके ऑप्शन हैं अंग्रेजी भाषा में, व हिंदी भाषा में, और संस्कृत भाषा में, और उपरोक्त सभी भाषाओं में। तो दोस्तों यहाँ पे साइलेंट वर्णों का पूछा गया है। तो साइलेंट जो वर्ण है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो मूक और मौन के लिए प्रयोग हुआ जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे महाप्राण वर्ण होते हैं का, ग, और ऑप्शन है आपका च, ज, और उसके बाद आपका खा, ग वर्ण है, और फिर है आपका पा और बा। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन वो हो जाता है खा और गा, ये महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है संज्ञा शब्द होते हैं विकारी होते हैं या अविकारी होते हैं संज्ञा, या यौगिक या योगरूढ़ होते हैं। तो जो संज्ञा शब्द होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, वो विकारी शब्द होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं, या 6 होते हैं, या 7 या 8 होते हैं, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो आपको जो राइट ऑप्शन है वो 6 होते हैं। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 आपका है वाचक कितने प्रकार के होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर दोस्तों जो वाच्य होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन आ है वो आपका ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका निम्नलिखित में से कौन उद्धरण विराम चिन्ह है। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है ये बा है और आ है, और ये जो आपके ऑप्शन है तो इनमें जो आपके उद्धरण विराम चिन्ह का जो प्रयोग है वो होता है ये। मतलब जब कोई आप सेंटेंस में जो मेन वर्ड होता है या किसी का जो कथन होता है उसको हम जो ये रखते हैं जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को अर्ध विराम बोलते हैं, विराम चिन्ह बोलते हैं, उद्धरण विराम चिन्ह बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे स ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला दोस्तों आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो है संबौद्ध निर्माण का चरण है। जी, संबौद्ध निर्माण का चरण है। और यहाँ पर दोस्तों जो आपके ऑप्शंस हैं वो दिए गए हैं अ है मिलान करना, बा है तुलना करना, और सा है आ और बा दोनों, दा है दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो संबौद्ध निर्माण का चरण है उसके लिए आ और बा दोनों सही हो जाते हैं कि मिलान करना और तुलना करना। मिलान करना किसी चीज़ का और किसी के साथ में किसी चीज़ की तुलना करना, उसको हम संबौद्ध का निर्माण का चरण कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है
संबोध निर्माण के आधार पर निम्न में से कौन सत्य है। यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस हैं वो हो जाते हैं वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में अनुभव, बा है घात से आघात के क्रम में अनुभव, और स है अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु प्रत्यक्षीकरण, द है मूर्त अमूर्त के क्रम में अनुभव। तो ये कुछ चीज़ें हैं इस ऑप्शंस में। जो आपका संबोध निर्माण का जो आधार है वो माना जाता है मूर्त अमूर्त के क्रम में अनुभव। कुछ चीज़ें आपके सामने होती हैं तो उन चीज़ों के साथ में किसी चीज़ का जो कल्पना करते हैं वो क्या होता है, हमारा संबोध निर्माण का आधार होता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 आपका यहाँ पे है, संख्या 6534 मतलब आपका जो है ये 65,342 में 78,434 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के हजार वाली संख्या है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा बा, वो कौन सी है, 3 है। जब आप 65,342 में 78,443 जोड़ेंगे और जो संख्या प्राप्त होगी कि हजार वाली संख्या कौन सी है, 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 है वो आपका है 6,534 को अगर 7 से भाग देने पर आपका जो भागफल है और शेष फल है उनमें में से क्या होगा। तो वो दोस्तों जब इसको आप 7 से भाग करेंगे और जो उसका भागफल आएगा उत्तर आएगा और जो शेष आएगा वो है आपका 933 और 3। आप इसको अच्छे से भाग करके आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक ऑयल मिल की वार्षिक आय 3,97,706 तथा दूसरे ऑयल मिल की वार्षिक आय जो है वो 2,46,759 है। तो पहले मिल की वार्षिक आय दूसरे से कितनी वार्षिक है, ये कुछ चीज़ें हैं। तो इसमें जो आपका आंसर है वो हो जाएगा 1,51,037। तो ये आप क्वेश्चन लगा के आप देख लेना। इस सीरीज में इतना लगाने का तो टाइम है नहीं क्योंकि हम फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। तो कुछ मैथ टाइप के क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 जो है वो छात्रज्ञ, ये व्यंजन है। तो किस प्रकार के व्यंजन है, ये लुंठित व्यंजन है या उष्म व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन है या उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो छात्रज्ञ जो है दोस्तों ये संयुक्त व्यंजन है। इसमें किसी न किसी को मिल करके ये बने हुए हैं तो इसलिए हम इनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जिन शब्दों में काम का होना या करना प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम कहते हैं क्रिया। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये आपके ऑप्शंस हैं। लेकिन जब किसी में काम का होना या करना प्रकट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, फिर क्वेश्चन नंबर आपका जो 18 है दोस्तों 18 है वो है, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। आपके जो ऑप्शंस हैं वो है तत्सम शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और विशेषण शब्द। तो जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाता है, सही, बा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। मुखाकृति के आधार पर मतलब जो आप जब उसको आप बोलते हैं तो आपका जो मुंह है वो किस प्रकार का आकार बनाता है, तो इसके आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस हैं वो है अग्रस्वर, पश्च स्वर, समृत स्वर और ये सभी। तो दोस्तों अग्रस्वर भी होता है, पश्च स्वर भी होता है और समृत स्वर भी होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा द, ये सभी। तो मुखाकृति के आधार पर ये तीनों हैं, अग्र, पश्च और समृत। क्वेश्चन नंबर 20 है, वह संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं या सम संख्या कहते हैं या अपरिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों जो 2 से भाज्य नहीं, दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। और जो विभाजित होती है उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर वो हो जाता है विषम संख्या। फिर दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस हैं वो आपका ए है, ए नॉट इक्वल देन 0, पी ऑब्लिक क्यू और पी नॉट इक्वल 0 और इसमें से कोई नहीं। तो एक परिमेय संख्या को हम एक भिन्न के रूप में परिभाषित करते हैं। तो ये एक परिमेय संख्या को आप इसको क्या करना है कि भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में हम व्यक्त किया जा सकता है, इसको हम व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि शून्य की खोज कहाँ हुई थी। तो शून्य की खोज कहाँ हुई थी, आपने गाना सुना है, जब 0 दिया मेरे भारत ने। तो आप हमेशा भारत पे क्लिक करना, ऑप्शन चाहे कोई भी हो। क्वेश्चन नंबर 23 है, 990 में 9 का जो स्थानीय मान है वो क्या है। तो आ है 10वां, बा है 100वां और सा है दोनों, दा है कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो 9 है तो ये
10 अंक पे भी आता है और 100 अंक पे भी आता है। मतलब जब हम कभी इसको लिखेंगे तो एक तो हम लिखेंगे ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो स्थान है वो 100वां हो गया, और दूसरा जो है वो हम लिखेंगे ऐसे, तो इसका क्या मतलब ये 10वां स्थान है और ये 100वां स्थान है, तो 100 और स्थान दोनों हो गए, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो आपके हो जाएगा सही हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये कथन किस कवि का है? आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये जो कथन है इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं मैथिलीशरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है राइट वो हो जाएगा मैथिलीशरण गुप्त। आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये जो कथन है ये है मैथिलीशरण गुप्त का। अब दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर आपका 25 है वो है 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को किन माध्यम से कराया जाना चाहिए? तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको 1 से 9 तक का ज्ञान संख्याओं का कैसे कराया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं खेल द्वारा, दूसरा है कविता द्वारा, सा है मूर्ति वस्तुओं द्वारा और दा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शंस है वो है द उपयुक्त सभी। दोस्तों जब 1 से 9 तक हम बच्चों को संख्याएं सिखाते हैं तो हम खेल खेल में भी सिखाते हैं, कविताओं के माध्यम से भी सिखाते हैं, और मूर्त वस्तुओं द्वारा मतलब जो चीज़ें हमारे पास उपस्थित होती हैं, जैसे कहीं हम किसी गोली का मिट्टी की गोलियां बनाते हैं या किसी कंचे का उपयोग करते हैं या कोई और चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध होती हैं उनके माध्यम से भी हम बच्चों को काउंटिंग सिखाते हैं। तो इसमें हमारे तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा कि खेल द्वारा भी, कविता द्वारा भी और मूर्त वस्तुओं द्वारा भी अब 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे बच्चों को करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है? तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या जो है उसके लिए ऑप्शन है अ 1 और बा है 3, सा ऑप्शन है आपका 2 और द ऑप्शन है 5। तो इसमें से जो आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो हो जाएगी 2। देखो अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद से कटती है और किसी से नहीं कटती, वो होती है हमारी अभाज्य संख्या। सम विषम अलग होता है, भाज्य अभाज्य अलग होता है। अभाज्य संख्या केवल अपने आप से ही कटती है, वो होती है अभाज्य संख्या। तो ये सबसे छोटी सम अभाज्य है और विषम सबसे हो गई आपकी 1। तो यहाँ पर आपका सा ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, 22 इंटू 34 का गुणनफल है, 22 और 34 का गुणनफल है। तो यहाँ पर इसलिए आप बात कर सकते हैं कि 4 दूनी 8, लास्ट में 8 होगा तो ये दोनों आपके पहले से गलत हो जाएंगे और 8 इसमें है नहीं, तो आपका राइट नंबर आपका ये सही हो जाएगा। तो एक तरीके से शॉर्टकट में आप बहुत जल्दी ये भी कर सकते हैं कि आपके यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है, राइट आंसर आपको मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। अब जब हम ता बोलते हैं तो वो हमारे मुंह में, हमारी जुबान का जो स्पर्श होता है वो कहाँ पे होता है, हमें इसको ध्यान में रखना होता है। तो ता वर्ग का जो उच्चारण स्थान है इसके लिए आपके 4 ऑप्शन हैं, स्पर्श, कंठ, होस्ट और दंत, ये 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों जैसे हम ता बोलते हैं तो जो हमारा जो जुबान है ऊपर तालू में लग जाता है ना, दांत के साइड में ता, तो क्या होगा यहाँ पे आपका दंत सही हो जाएगा। 29 क्वेश्चन नंबर है, गणित की मूल संक्रियाएं हैं। गणित की मूल संक्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस हैं वो है गुणा भाग, जोड़ घटाना, गुणा भाग और केवल जोड़। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस हैं वो हो जाएगा सा। गणित की मूल संक्रियाएं क्या होती है? गणित में हम क्या क्या करते हैं? जोड़ते भी हैं, घटाते भी हैं, गुणा भी करते हैं, भाग भी करते हैं, केवल गुणा भाग तो नहीं करते। तो इसमें सब कुछ करते हैं, तो आपका यहाँ पे सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30, निम्न में दंत व्यंजन है। तो दंत व्यंजन है मतलब कौन सा व्यंजन है जो दांत से स्पर्श हम करके बोलते हैं? तो यहाँ पे ना है, का है, चा है और डा है। तो यहाँ पे ना जो है वो दंत व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर जो 31 है वो है उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो उत्क्षिप्त व्यंजन आपके जो हैं वो है ड, ढ, ड़, और ढ, ज्ञ और ड, द। तो यहाँ पे आपका जो अंगा और ढ़ा है ये हो जाएगा आपका उत्क्षिप्त व्यंजन। तो इसको आप याद रखना, बहुत ज़रूरी है। ये ग्रामर टिपिकली आएगी तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होनी है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 32 है वो है, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से स्वर नहीं है, आपके ऑप्शन हैं आ और ई और ऊ और इया। इसमें स्वर कौन सा नहीं है? तो इसके लिए हम इया का उपयोग करते हैं, क्योंकि इया से कुछ नहीं है ना, जो लास्ट वर्ड होता है ना, तो उसको हम, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि यहाँ से कुछ नहीं। 33 है, 33 क्वेश्चन नंबर है वो है छ। छ वर्ण किन दो वर्णों के मिश्रण से बना है? तो जो छ वर्ण है वो किन वर्णों के,
दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका जो 33 है वो है छ वर्ग किन दो वर्णों के मिश्रण से बना है। तो छ वर्ण में आपके जो ऑप्शंस हैं वो है क प्लस श, च प्लस छ और क प्लस श और छ प्लस य। तो अब यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस हैं छ के लिए, तो वहाँ पे आपका जो अर्थ हो जाता है, जो उसका उत्तर है वो है दा, छ और अ। तो यहाँ पर आपको ये आपका आंसर राइट हो जाता है, छ और अ, छ से ये छ बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में अयोगवाह शब्द हैं। जो अयोगवाह शब्द के लिए आपके जो ऑप्शंस हैं वो है अ आ ई अंग अह ऐ। तो इसमें से जो आपका जो राइट ऑप्शन है अयोगवाह वो हो जाता है अंग अह, अयोगवाह अंग अह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है वाक्य के गुण होते हैं। अब वाक्य के गुण कौन से होते हैं, इनके लिए आपके 4 ऑप्शंस हैं, सार्थकता, क्रमबद्धता, योग्यता और उपयुक्त सभी। तो जो वाक्य दोस्तों होता है उसमें सार्थकता भी पाई जाती है, उसमें क्रमबद्धता भी पाई जाती है ताकि उसका अर्थ स्पष्ट हो सके, और उसमें योग्यता भी होती है ताकि किसी चीज़ों को लायबल या एबल घोषित कर सके। तो तीनों चीज़ें पाई जाती हैं किसी भी सेंटेंस में, तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो दा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका जो 34 है, सॉरी जो 36 है, 36वां क्वेश्चन वो है मुझसे बैठा नहीं जाता। उदाहरण है ये कृतवाच्य का है या कर्मवाच्य का है या भाववाच्य का या विधिवाच्य का। तो ये दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है कृतवाच्य का। मुझसे बैठा नहीं जाता मतलब इसमें जो ज़्यादा जोर है वो किधर जाता है, एक कर्ता के ऊपर जाता है कि किससे, तो मुझसे बैठा नहीं जाता। तो इसमें जो मेन अर्थ है वो कर्ता को जाता है, इसलिए ये कृतवाच्य का शब्द है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 36। और क्वेश्चन नंबर आपका जो 37 है वो है श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। सघोष और अघोष, अनुस्वार और अनुनासिक, स्पर्श और ऊष्म, अल्पप्राण और महाप्राण, ये 4 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों श्वास या हवा जो कहते हैं, हवा के जो बोलते हैं आप, जो मुंह से हवा निकलती है, ठीक है, तो उसके आधार पर क्या होगा कि जो आपका जो ऑप्शन है अल्पप्राण या महाप्राण, मतलब थोड़ी हवा चाहिए कि ज़्यादा हवा चाहिए। तो इसके लिए ये जो श्वास के आधार पर 2 तरीके के व्यंजन होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। क्वेश्चन नंबर 38 है भाषा का भेद है। तो भाषा का जो भेद है इसके लिए आपके 4 ऑप्शन हैं, लिखित, मौखिक, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन हो जाता है वो है मौखिक। जो भाषा का भेद है वो होता है मौखिक। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है किस वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है। तो किसी वाक्य की पूर्णता पर भाषा का, सॉरी यहाँ पे जो भाषा का जो भेद है वो लिखित भी होता है और मौखिक भी होता है। तो यहाँ पे इसका अ और बा दोनों सही हो जाएगा कि भाषा के दोनों भेद हैं, लिखित और मौखिक। क्वेश्चन नंबर 39 है किसी वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है, कौन सा लगता है, अल्प विराम चिन्ह लगता है या पूर्ण विराम चिन्ह लगता है या प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है या लाघव चिन्ह लगता है। तो जब वाक्य की पूर्णता है और पूर्णता के बाद आपको लगाना है विराम चिन्ह, तो कौन सा हो जाएगा, पूर्ण विराम चिन्ह। मतलब यहाँ के आगे हमारी बात खत्म होती है, अगली बात नहीं स्टार्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 40 है बिना सोचे समझे आर्थिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द है कृपण, कंजूस, अपव्ययी और मितव्ययी। तो इसके लिए जो आपका ऑप्शन से हो जाएगा अल्पव्ययी। बिना सोचे समझे अधिक खर्च वह करने वाला अपव्ययी है। ठीक है। कृपण कंजूस होता है, कंजूस तो कंजूस ही है, मित मतलब कम व्यय करने वाला, अपव्ययी है मतलब उसका बिना सोचे समझे कहीं पैसा खर्चा कर दे रहा है, तो उसके लिए हम अपव्ययी घोषित करते हैं कि हाँ ये जो है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो 41 है, 41वां क्वेश्चन दोस्तों वो है किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर संख्या बढ़ जाती है। कोई संख्या है, मतलब ये संख्या है, अब जो इसका राइट सिरा ये इधर, अब यहाँ पे हम एक संख्या बढ़ा दे रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वो संख्या कितना बढ़ जाती है, 10 गुना बढ़ जाती है कि 20 गुना बढ़ जाती है कि 2 गुना कि 5 गुना। तो बेसिक दोस्तों संख्या बढ़ जाती है 10 गुना। अब यहाँ पे 1 था, मैंने 0 रख दिया तो कितना हो गया, 10 हो गया। तो कितना बढ़ गया, 10 गुना। हम 0 और बढ़ा देंगे तो ये एक उसका मल्टीप्लाई भी इंटू कर दीजिए तो ये 100 गुना हो गई। तो इस तरीके से हर बार जितना आप करेंगे तो 10 गुना संख्या ये बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका 3 अंकों की सबसे बड़ा होती है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दोस्तों कौन सी होगी, यहाँ पे 100 होगी या 299 है या 999 या 998। इसका तो आपको आता होगा दोस्तों, सही ऑप्शन आपका है ये 999, क्योंकि इसके आगे सीधे 1000 हो जाएगा, तो वो फिर 4 नंबर की संख्या हो गई। उसके बाद है 3000,
478 में सैकड़े वाली संख्या है। अब सैकड़े वाली संख्या कौन सी है? 7 है कि 8 है कि 4 है कि 3 है? ये ऑप्शंस में से आप सैकड़े में अगर देखोगे तो सैकड़े नंबर पे 4 आता है, तो 4 कहाँ पे? 7 पे है। तो इसलिए अब यहाँ पे दहाई पे 7 है, सैकड़े पे 100 है, 1000 पे 3 है ना। तो आपको यहाँ पे जो सैकड़े वाली संख्या पूछ रहा है, तो सैकड़े वाली संख्या के लिए आपका सा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो इसके लिए जो आपका ऑप्शन है 1 है, 0 है, 2 है और 3 है। तो 10 तक के अंकों में सबसे जो छोटा अंक है तो वो कौन सा होता है? 1। यहाँ पर आप गलती से भी आपको 0 नहीं लगाना है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा कि 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक 1। ठीक है, फिर आपको आगे बढ़ जाना है क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो 45 है वह निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। आप देखो, अंताक्षरी खेलते हो तो उसी के वर्ड दिए हुए हैं। अंताक्षरी लिखा हुआ है, अंत्याक्षरी लिखा हुआ है और अंताक्षरी और अंताक्षरी। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो अंताक्षरी है। अंत और अक्षरी, जो अंत में अक्षर आता है उसके ऊपर है। तो ये आपका जो शुद्ध शब्द हो गया अंताक्षरी। और क्वेश्चन नंबर 46 है, पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेशन न होने की प्रमुख कारण है। पठन प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का जो समावेश नहीं हुआ है तो उसका कारण क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। शीघ्रता से पठन, भाव को समझ कर न पढ़ना और अधिक तेज आवाज में पढ़ना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन से हो जाता है द, उपयुक्त सभी। पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेशन न होने का प्रमुख कारण है कि शीघ्रता से आप पढ़ रहे हो, भाव को समझ कर नहीं पढ़ रहे हो और अधिक तेज आवाज़ में पढ़ रहे हो। तो इतना भाषा का जो आरोह अवरोह है, मतलब जहाँ पे आवाज़ कम होनी चाहिए, जहाँ पे आवाज़ ज़्यादा होनी चाहिए, ये नहीं हो पा रहा है जो भाषा का मूल गुण है। ठीक है, तो वो छूट जाता है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं। कोई भाषा लिखी गई है तो उसके ध्वन्यात्मक पाठन आप गा करके बोलते हैं तो उसे क्या हम बोलेंगे? सस्वर पठन बोलेंगे, मौन पठन बोलेंगे या दोनों बोलेंगे या इनमें से कोई भी नहीं। मौन पठन में आप शांति से पढ़ते हैं, आपके मुँह से एक भी आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, सस्वर पाठ में आप उसको गा के पढ़ते हैं और वही होता है ध्वन्यात्मक, जिसमें आप रिदम और ताल सब कुछ इस्तेमाल करते हो, वो हमारा होता है सस्वर पठन। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा अ। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है, वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं। तो वाक्य में कौन से गुण होते हैं? ये क्वेश्चन अभी आपने चुका था कि सार्थकता और क्रमबद्धता, ये दोनों गुण होते हैं वाक्य में। ठीक है, सार्थकता और क्रमबद्धता। सार्थकता का मतलब है कि कोई भी उसका जो अर्थ है वो अर्थ के साथ में ही कोई सेंटेंस होगा। अब वो चाहे सकारात्मक हो, वो चाहे नेगेटिव, चाहे वो प्रश्नवाचक चीज़ें हो सकती कि उसका ऐसा अर्थ हो। क्रमबद्धता है, इसका मतलब ये है कि कर्ता क्रिया कर्म इसी रूप में आएंगे जिनको रूप में आना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो आपको अब अगला क्वेश्चन जो आपका कौन सा जाता है 49, का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है। तो जो का आप जब बोलते हैं तो तालु से बोलते हैं कि मूर्धा से बोलते हैं कि कंठ से आवाज़ आती है दोस्तों कि दंत से आती है। जो का जो उच्चारण वाला अर्थ है वो है कंठ। जब का बोलते हैं तो हमारी जो जुबान है वो का कंठ के पास जाती है, तो इसीलिए हम का को क्या बोलते हैं कि इसका कंठ उच्चारण स्थान है। क्वेश्चन नंबर 50 है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची है। इच्छा शब्द का पर्यायवाची जो शब्द है उसके लिए आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, आशा, स्पृहा, अभिलाषा, उपयुक्त सभी। जो इच्छा शब्द है वो आशा भी होती है, स्पृहा भी होती है और अभिलाषा भी होती है। तो ये तीनों दोस्तों इच्छा शब्द के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन वो हो जाएगा द, उपयुक्त सभी। स्पृहा भी है, आशा भी है और अभिलाषा भी है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कोष्टक चिन्ह है। अब यहाँ पे छोटा ब्रैकेट है, मंझला ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है। तो ये सारे ब्रैकेट है, इन ब्रैकेट को हम हिंदी में बोलते हैं कोष्टक चिन्ह। और कोष्टक चिन्ह छोटा वाला भी होता है, मंझला भी होता है और बड़ा भी होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा द। ये सारे जो हैं वो क्या है? कोष्टक चिन्ह हैं। फिर क्वेश्चन नंबर जो 52 है, किसी कथन को विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं? मतलब कोई चीज़ है, कथन का विस्तार हो रहा है, आप कोई चीज़ कह रहे हैं, उसके आगे आपको और बोलना है, तो ऐसा कौन सा हम विराम चिन्ह उपयोग करेंगे, विवरण चिन्ह उपयोग करेंगे कि उसको हम आगे और भी अपना कथन को जोड़ सकते हैं? तो इसके लिए
तीन आपके ऑप्शंस हैं, मंझला ब्रैकेट है और ये है, निशान है, पूर्णविराम है और क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क हम और ये चीज़ें तो कभी यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, तो ये दोनों ऐसे गलत हो जाएगा आपका। ये तो पूर्ण विराम है, इसका मतलब ही नहीं बनता है। तो ये जो आ वाला है इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने कथन का विस्तार देने के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका है 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, वो 53 क्वेश्चन नंबर आपको कह रहा है कि शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, ये है शब्द कि ये उज्ज्वल उज्ज्वल है या उज्ज्वल है या उज्ज्वल है। तो यहाँ पर आपका जो द ऑप्शन है ये आपका शुद्ध रूप है, बाकी सारे आपके शब्द गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह से खुला रहता है वो कहलाते हैं। आप किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं तो आपका मुंह जो है वो पूरा खुला रहता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे। यहाँ पर आपके दोस्तों जो ऑप्शंस हैं वो है समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्धसमृद्ध स्वर और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर हो जाता है विवृत। विवृत स्वर में जब हम कभी किसी चीज़ को उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह पूरी तरीके से खुला रहता है, उस स्थिति को बोलते हैं विवृत स्वर। क्वेश्चन नंबर 55 है, शब्द की विशेषताएं हैं। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस हैं। शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, वाक्यों के प्रयोग के लिए शब्द पद कहलाते हैं और शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर जो शब्द की विशेषताएं होंगी, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। सही है, जब शब्द मिलेंगे तभी उसका वाक्य बनेगा। वाक्यों में प्रयोग किए गए जो शब्द हैं वो पद कहलाते हैं। कोई सेंटेंस है, कोई वाक्य है, जितने शब्द आप यूज करोगे हर शब्द को एक पद बोला जाता है, ये भी सही है। शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। जब शब्द ही नहीं है तो भाषा की रचना करना इम्पॉसिबल है। तो शब्दों के बिना भाषा का भी कोई अस्तित्व नहीं है। कोई भी भाषा, किसी भी लैंग्वेज हो, हर एक लैंग्वेज में एक शब्द होते हैं और शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा तो लैंग्वेज कहाँ से डेवलप होगी। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि दी गई संख्या का आरोही क्रम होगा। तो यहाँ पर संख्याएं जो दी गई हैं वो संख्याएं आपकी 7854, 7846 और 7064 और 78। अब देखो सबके स्टार्टिंग में 78 लिखा हुआ है। और आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है कि 1 से लेके 100 तक, ठीक है। और जो अवरोही होता है वो 100 से लेके आपका 1 तक होता है। अब 78 है तो 78 आप पहले लिख लीजिए। तो इसमें 78, इसमें 78, बाकी में 78 नहीं, तो इनको आप कट कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये दोनों हैं। अब 78 सब में है। अब यहाँ इसमें 54 है, इसमें 46 है, इसमें 64 है, तो कम कौन सी हो गई? 46। अब देखो 46 किस में है, तो 46 इसमें आ गई, पहले वाले में, आ वाले में। तो अब समझो कि अब इसमें नहीं है तो ये भी कट हो गया, अब तो कोई बचा ही नहीं। तो आप यहाँ ऑप्शन आ सही हो जाता है। तो यहाँ पर जो आ ऑप्शन है वो सही है। इसमें दी गई सभी संख्या जो हैं वो अवरोही क्रम में दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, संख्या 5 को 0 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल क्या होगा? आप अगर संख्या 5 है उसको आप गुणा करोगे कितने से? एक मिनट। अगर संख्या 5 है उसको आप गुणा करते हो 0 से तो कितना आएगा? 5 0 0, तो 5 आया ना, 0 बचे 5। तो यहाँ पर सॉरी गलत हो गया। अगर किसी भी संख्या को आप 0 से गुणा करोगे ना तो 0 ही आएगा। जैसे हमने 5 था उसको हम 0 से गुणा, 0 पंचे 0, ठीक है, तो 0 आएगा। यहाँ 1 होता तो 1 पंचे 5 आ जाता। तो ये जो गुणनफल होगा वो 0 होगा। किसी भी संख्या को आप 0 से गुणा करेंगे तो उसका जो आंसर है वो 0 ही आएगा, 0 प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो आंसर है वो हो जाता है आ। 58 शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है। अब ये जस्ट उसका हो गया कि जो 0 है उसको हम किसी से डिवाइड करते हैं। मान लो यहाँ 5 है तो अगर डिवाइड करोगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? वो भी 0 ही होगा, क्योंकि उसका पार्ट नंबर करोगे तब भी 0 होगा। तो दोनों में आपका 0, किसी संख्या को आप 5 से गुणा करो या 0 को किसी संख्या से भाग दो, उत्तर कितना आना है आपका? 0 उत्तर ही आपका आना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है 59। तो 59 जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले 39,779 तथा वर्तमान में इतना दिया गया था, तो छुपकर कितनी हुई? छपकर पुस्तकें कितनी हुई? तो देखो पिछले वर्ष में इतनी छपी थी और वर्तमान में इतनी बुक छपी है ना। अब पुस्तक प्रेस कारखाने पिछले वर्ष तथा वर्तमान वर्ष में इतनी पुस्तकें छपकर तैयार हुई, तो कुल कितनी पुस्तकें छपी? तो दोनों को हमें जोड़ देना है।
9 लास्ट में, 9 लास्ट में, 18 लास्ट में आया, 18 इसमें नहीं कट गया, 18 इसमें नहीं कट गया, ठीक है, 18 इसमें नहीं कट गया, तो ये आपका अपने आप आ गया आंसर कि लास्ट का 9 जोड़ तभी 18 लास्ट में आएगा, 8 आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका आंसर आपका बा हो गया। ऐसे आप शॉर्ट तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे ऑप्शन दिए गए तो ऐसे लगा सकते हैं। एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं, एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं। अब मान लो ये 100 लिखा हुआ है, हम कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो दहाइयाँ कितनी होंगी, 2 होंगी, इकाई, दहाई, है ना। तो सैकड़े की तो बात हो ही रही है, तो कितनी संख्या हो गई, 0, 1। ये इतनी दहाइयाँ होती हैं कि मतलब एक संख्या के आगे इतने वर्ड और दिए गए हैं, इस चीज़ की बात हो रही है। दहाइयाँ मतलब कोई वर्ड है उसकी दाहिने तरफ कितने लोग हैं, ठीक है, उनको हम काउंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है 61, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। यहाँ पर जो है आपका जो आ ऑप्शन है वो है शब्द, और बा ऑप्शन है वाक्य, फिर सा है वर्ग, और इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्णों का जो सार्थक समूह है उसको हम कहते हैं शब्द। देखो, जो वर्ण का सार्थक समूह आपका शब्द कहलाएगा, और शब्दों का सार्थक समूह आपका वाक्य कहलाएगा। 62, आ ई उ री स्वर जो है, जो स्वर का प्रकार है, ये जो स्वर दिए हुए हैं, ये स्वर कौन से, दीर्घ स्वर है या फलुष स्वर है या हर्ष स्वर है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो है हर्ष स्वर हैं, आ ई उ री, इनको आप हर्ष स्वर में काउंट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 63, इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं। तो प्रश्नवाचक कहेंगे इस चिन्ह को, या अल्पविराम कहेंगे, या पूर्ण विराम कहेंगे, या विस्मय सूचक कहेंगे। तो ये आपका होता है पूर्ण विराम, क्योंकि हर सेंटेंस के बाद वही ऐसे लग जाएगा और पूर्ण वहाँ से जो सेंटेंस है वो पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। जो अतिवृष्टि मतलब बहुत बारिश हो रही, तो उसका उल्टा क्या होगा, कम बारिश हो जाएगी। तो क दृष्टि, अनावृष्टि, अपकर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो बा हो जाएगा अनावृष्टि, जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 65 है, यह र ल व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, उष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, या स्पर्श व्यंजन है। दोस्तों ये है अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, या र लावा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, 8530 में सैकड़े वाली संख्या बताइए। तो हो जाएगी 5, है ना। आपका आंसर हो जाएगा बा, सैकड़े पे 5 संख्या है, 1000 पे 8 है, और 10 पे 3 है, ठीक है। तो इसको आप बड़ा आसान होता है, एक बार समझ लोगे तो सारे आपके क्वेश्चन से हो जाएंगे। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है वो है 67, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 99। ये 2 अंकों की बड़ी है, और ये 3 अंकों की बड़ी है, उसके आगे ये 4 अंकों की बड़ी है, ठीक है। इस तरीके से हम जो है इनको छोटा बड़ा कह सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ जाता है 68, 68वां क्वेश्चन, पठन कितने प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का, या 3 प्रकार का। तो इसमें जो पठन होता है दोस्तों वो हो जाता है आपका 2 प्रकार का, है ना। एक तो गद्य, दूसरा पद्य। 2 तरीके का, 2 तरीके से आप पढ़ सकते हैं किसी चीज़ को, तो गा करके पढ़ेंगे या जैसे पद्य रूप में ऐसे पढ़ेंगे। 69 आपका है, भाव वर्ण किस वर्ग में आता है। टा वर्ग में आता है, टा टा नीचे आता है, कि चा में आता है, कि पापा पापा में आता है, कि टा में आता है। ता वर्ग में आता है, कि चा वर्ग में आता है, कि पा वर्ग में आता है। तो ये आपका आएगा पा वर्ग में, है ना, पाफा बाभा। तो ये आपका आंसर हो गया शा। क्वेश्चन नंबर 70 है, 17वां क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं में अवरोही क्रम है। अवरोही का वही हमने क्या कहा, जो 100 से 1 की तरफ संख्या गिनते हैं ना, वो होते हैं हमारे अवरोही। तो अब यहाँ देखो लास्ट में 2 दिया, यहाँ 72 दिया, अगर 72 दिया है तो यहाँ 16 नहीं आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ 30 दिया हुआ है तो बीच में 28 नहीं आना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ 2 है, फिर 2, 5, 10, 15 बढ़ती हुई ऊपर को, तो ये आपका राइट ऑप्शन आ हो जाएगा। इस प्रकार से अवरोही संख्या को हम शॉर्ट में देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 71, किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर गुणनफल कितना प्राप्त होता है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि ऐसा कोई भी हो, किसी को गुणा करोगे 0 से तो उसका आंसर 0 ही आएगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है इसको। फिर क्वेश्चन नंबर जो 72 है वो कह रहा है कि सम्मान शब्द उदाहरण है, किस चीज़ का सम्मान शब्द उदाहरण है। ये संयुक्त व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन है, या अनुनासिक व्यंजन है, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर ये द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। जो सम्मान शब्द है उसमें द्वित्व मतलब एक आधा एक बड़ा, है ना, एक अक्षर दोबारा है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, द्वित्व व्यंजन।
73 क्वेश्चन है, तुरंग शब्द पर्यायवाची है। तुरंग शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है? शेर का है, ईश्वर का है, घोड़ा का है, मनुष्य का है, किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये जो तुरंग है तो वो हो जाता है घोड़े का। जैसे तुरंग घोड़ा होता है, अश्व घोड़ा होता है घोड़ा होता है, अश्व है तुरंग, है ना। क्वेश्चन नंबर 74 है, किसी भी संख्या के मान होते हैं। सो इस संख्या के मान कितने होते हैं? 1 होता है, 2 होते हैं, गुणा करते हैं 4 होते हैं। तो यहाँ पे बा हो जाएगा कि किसी भी संख्या के मान 2 हो सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 75 है, मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना। ठीक है, कि मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना, ये क्या कहलाएगा? आपका जोड़ कहलाएगा, या घटाना कहलाएगा, या गुणा कहलाएगा, या भाग कहलाएगा। वृद्धि करते हैं तो चीज़ें बढ़ेंगी, कुछ जोड़ेंगे उसमें, बढ़ाओगे तब भी कुछ जोड़ोगे, और योग तो जोड़ होते होता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे आ हो जाएगा, जोड़। क्वेश्चन नंबर 76 है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब इसमें से है 3 अंकों की, ये नहीं कि हम ये 99 बोल दें, तो वो नहीं यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 100 है। ठीक है, अब 100 बड़ी नहीं, 160 बड़ी है कि 998 बड़ी है कि 299 बड़ी है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 100। ये सबसे पहली संख्या, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या यहाँ पे 100 आ जाएगी। सबसे बड़ी नहीं पूछा, सबसे पहली पूछ रहा है दोस्तों, सॉरी। यहाँ पे लेखन जो है, सेवन है, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियों लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के जो हाथ होते हैं उनको गतिविधि करनी पड़ती है। ये कथन किसका है? प्लेटो, श्रीमती मांटेसरी, महात्मा गांधी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो श्रीमती मांटेसरी बोलती हैं कि जो लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को चलाना पड़ता है, हाथों में गतिविधियाँ होती हैं। ठीक है, 78 है, जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है। जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है। कंठ के स्पर्श से किसका होगा? काखा गागा होगा कि चचा होगा कि ट ठ ड होगा कि त थ द ध होगा? तो यहाँ पे आ है, क ख ग घ, ये होगा उच्चारण। अब काखा गागा में से जितने भी हैं वो आपको यहाँ पर हैं। देखिए जितने भी जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, ता वर्ग है, अगर इनको आप एक तरीके से देख लेंगे ना कि इसे KTMDON, ये एक बार आप लिख लीजिए सीरीज से सबके आगे। के से कंठ, टी से ताल, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ, न से नासिक, ये इसी सीरीज में आएंगे। एक बार इसमें पूरा वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 79 है, ज्ञानार्जन और ज्ञानवृद्धि का साधन है। प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव और विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण, स्वाध्याय एवं पठनाभ्यास, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का जो साधन है वो हो जाते हैं सभी। प्रत्यक्ष निरीक्षण करेंगे तथा स्वानुभव करेंगे तब भी आपका ज्ञान बढ़ेगा। विचार विनिमय या दूसरों से शिक्षा प्राप्त करेंगे, मतलब विचार विनिमय, एक दूसरे से बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना, संचार करना, है ना। दूसरों से बातचीत करोगे तब तो ज्ञान मिलेगा आपको, तब भी ज्ञान आपका बढ़ेगा। स्वाध्याय करोगे, पठनाभ्यास करोगे, खुद पढ़ोगे, है ना, पढ़ने की कोशिश करोगे तब भी आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे जिसका ऑप्शन है वो हो जाता है सही, कि आपको इसमें सारे सही हैं, सभी से अपना आप ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 80 है, विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण क्या है? जो विराम संबंधी समस्या का जो प्रमुख कारण है वो है आप विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, आत्मविश्वास का अभाव होना, और बात दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि विराम चिन्हों का ज्ञान नहीं होगा तो आप रुकेंगे नहीं, आत्मविश्वास का अभाव होगा तो आप रुक पाएंगे नहीं। क्योंकि जब आत्मविश्वास में कमी होती है तो आप जो चीज़ें भी करना चाहोगे वो कभी होंगी ही नहीं, कि आपको डर लगेगा। अरे डर क्यों लगता है किसी से? यार कोई तुम्हारा आके कर देता है, तुम भूखे हो तो कोई खाना नहीं देगा, तो डरना तो है ही नहीं। कोई प्राइम मिनिस्टर की औलाद हो, कोई हो, भैया जो तुम हो वही रहोगे। तो आत्मविश्वास तो कभी करनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आ और बात दोनों से हो जाएगी, या तो विराम चिन्ह का ज्ञान नहीं होगा या बंदे में आत्मविश्वास ही नहीं होगा। उससे क्या करना क्या नहीं करना, लोग हंसेंगे, लोग जूझेंगे, अरे पता नहीं कैसे क्या सोचते लोग। 81 जो है विवृत स्वर है। अगला क्वेश्चन 81 विवृत स्वर, का और खा, आ और औ, और चा और छा, ठ और ठ। तो यहाँ पर जो विवृत स्वर है वो है आ और औ, इनको हम बोलते हैं विवृत स्वर। क्वेश्चन नंबर 82 है, आनंद का पर्यायवाची शब्द है। जो आनंद का जो पर्यायवाची शब्द है वो मोद है, प्रमोद है, सुख है, या उपयुक्त सभी हैं। तो आनंद का मतलब होता है आमोद प्रमोद। देखो यहाँ प्रमोद है, मोद है, सुख है, सभी चीज़ें उसका पर्यायवाची शब्द है। इसमें आपको कुछ देखने नहीं, उपयुक्त सभी में लगा दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन हैं छ है, या है, त्र है और ज्ञा है। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन है राइट वाला वो हो जाएगा या।
निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? त्र है, उसमें भी आपको 2 अक्षर जुड़ के बना हुआ है। छ है, उसमें भी जुड़े हुए हैं, और ज्ञ है, उसमें भी जुड़े हुए हैं। यह एक ऐसा शब्द है जिससे संयुक्त नहीं है, तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 84 है वो कह रहा है निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर हैं अ, ई, आ। तो इसमें आपका केवल जो है वो ये बड़ा वाला अक्षर है आ, दीर्घ स्वर है और कोई दीर्घ है ही नहीं। जो बड़ा होता है उसे हम दीर्घ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है किसके उच्चारण में निचला ओठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है? निचला जो ओठ है ऊपर दांत में लग जाए, वाह, बा, इनसे कोई नहीं, तो यहाँ हो जाएगा आपका बा। जब बा बोलेंगे तो जो नीचे वाला ओठ है वो लगभग ऊपर दांतों को स्पर्श कर ही लेता है, नीचे वाला ओठ बा। ठीक है। 86 वाक्य में जहाँ बहुत ही कम ठहरना होता है वहाँ क्या प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम या अल्प विराम। तो जब कम ही रुकना है तो अल्प मतलब क्या होता है? कम। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपका बा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि भैया जहाँ पे कम रुक ठहरना होता है वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग होता है, तो इसमें कुछ सोचना ही आपको नहीं है। फिर आपका जो अगला है वो है 4328 में दहाई वाली संख्या कौन सी है? अब दहाई मतलब कि 2 के बाद कौन सी? 2 पे तो 2 आ गई, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ सही हो जाएगा। अगर पूछता कि सैकड़े पे कौन सी है तो आपका 3 हो जाता, मतलब आपको वहाँ पे ये तीसरा स्थान देखना पड़ता, तो वहाँ पे 3 हो जाता। 1000 पे आपकी 4 है, तो ये आपको बार बार समझा रहे हैं, इसको मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 88 है जब आंकड़ों को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब आंकड़ों को घटते मतलब जब 100 नंबर से 1 की तरफ बढ़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम बोलते हैं। इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं, आपको इसे लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 89 है ढा वर्ण किस वर्ग में आता है? तो जो ढा वर्ग है का वर्ग में आएगा, टा वर्ग में आएगा कि छा वर्ग में आएगा? ठीक है, तो या तो किसी में नहीं आएगा, तो ये आएगा टा वाले वर्ग में। अब क्वेश्चन नंबर जो 90वां है, होशियार हो गए आप। तो यहाँ पर आपका जो है ढा वर्ण ये हो गया। ठीक है, तो 89 का आपका जो जब आंकड़े घटते क्रम में लिखते हैं तो क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम बोलते हैं। ढा वर्ण किस वर्ग में आता है? तो ये टा वर्ग में आ जाएगा। 13 संख्या क्या ये अपने आप से कटेगी या मतलब ये अभाज्य है, तो विषम तो है नहीं, ये विषम संख्या हो जाएगी। अवरोही क्रम में क्या बोला मैंने कि 100 से 1 की तरफ होगा, तो ये उपरोक्त में से ये तो अपने आप कट जाएगा। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे कम है, तो हमने कहा क्या बाईं साइड में ज़्यादा होगी, इधर कम होगी, तो ये अपने आप ये भी गलत हो गया। 2 संख्या यहाँ पे 11 यहाँ पे है, तो समझो कि ये वाला आपका राइट आंसर है, तो आपका राइट आंसर हो गया। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, आपके सारे आंसर सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर जो आपका 92 है वो है भाग की संक्रियाएं होती हैं। तो भाग में जब भाग लगाते हैं तो उसमें क्या क्या आता है? भाज्य आता है, भाजक आता है, भागफल आता है, कोई नहीं, ऊपर सभी आते हैं। जब सभी आते हैं तो आपका द ऑप्शन सही कर दीजिए। 93 है भाज्य भी आता है, भागफल भी है, भाजक भी है, तो भाग की संक्रियाएं होंगी तीनों। अब क्वेश्चन नंबर 93 है भाषा शिक्षण के पक्ष हैं, पठन है, लेखन है, व्याकरण है और सभी हैं। अब कोई भाषा है जो जब पढ़ाते हैं उनको तो कैसे पढ़ेंगे ये बताते हो, कैसे लिखेंगे ये भी बताते हो, और कैसे उसकी व्याकरण क्या है, क्या उसमें कहाँ पे क्या शब्द प्रयोग करेंगे वो भी तो आएगा। तो इसमें आपका द सही हो जाएगा। फिर 94 है भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है, तो लिपि संबंधी अज्ञानता, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान, सही विराम चिन्हों का प्रयोग का अभाव, सभी। तो इसमें से देखा जाए तो सभी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे लिपि की संबंधी अज्ञानता आपको तब भी गलत हो जाएगा, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान है तब भी आपसे गलतियाँ होंगी, और सही विराम चिन्हों का प्रयोग आप नहीं जानते हैं तब भी गलतियाँ आपकी होंगी। तो सभी गलतियाँ हैं इसमें आपकी। क्वेश्चन नंबर 95 है 99 में दहाई है। अब दहाई कितनी 99 में होगी? तो 99 में 9 दहाई ही होगी। देखो हम क्या जोड़ेंगे, 99 है तो ये इकाई, ये दहाई, तो ये कितना हो गया? 9 हो गया। तो इसको हम जोड़ दिए कि हाँ ये 9 है भाई 90। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 96 है हिंदी में स्वर होते हैं, तो हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 10 होते हैं, 11 होते हैं, 9 होते हैं, 14 होते हैं। तो होते हैं 11 स्वर होते हैं, 13 नहीं होते हैं। ठीक है, 11 माने जाते हैं। मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव है कंकाकल, कंठ, दंत, उपरोक्त सभी। तो काकल से भी करते हैं, दंत से भी करते हैं, कंठ से भी करते हैं। यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि हम सभी चीज़ों से, सभी अंगों से हम उच्चारण करते हैं। अवयव मतलब क्या होता है? अंग। और 98 है ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव के मुख से निकली श्वास का, मानव के मुख से निकली ध्वनि का और मानव के मुख से निकली चीख का, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि विज्ञान में अध्ययन करते हैं हम मानव के मुख से निकली हुई ध्वनि का।
चीख का और श्वास काम नहीं करते, हम निकली हुई ध्वनि का उपयोग करते हैं ना उसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं वृत्ताकार होते हैं अवृत्ताकार होते हैं। ठीक, यही सही है कि दोनों सही है, वृत्ताकार भी होते हैं और अवृत्ताकार भी होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 100 है, व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है कि 3 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में कि 5 भागों में? तो इसका जो ऑप्शन सही है कि हम उच्चारण की दृष्टि से जो व्यंजन है उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। ये हो जाता है आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 100 का। ठीक है, अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में होंगे और उनको कंपाइल करके एक मैराथन वीडियो हम बना देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।